हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की सेशन अपन डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू व्हिच इज बेस्ड ऑन ग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह जो पूछे गए नीट और जेईई मेंस और अदर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, यू कैन सी क्वेश्चन इज चार्जेस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, मुझे कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर वेरीज विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर एस। ठीक है, तो सिंपल सा है यार, एक कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, कंडक्टर में जो है आपको पता है प्रॉपर्टीज की क्या होती है, कोई भी चार्ज दोगे तो कहां पे भागेगा, सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कंडक्टर के इनसाइड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है बेटा। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर है ना, इसके सरफेस के बाहर जाओगे। ठीक है, इस पे गॉसियन सरफेस बनाओगे, एज और डिस्टेंस आर मानोगे। ठीक है, तो इन वाले रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एज ऑन वाले रीजन पे कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। और आउटसाइड वाले रीजन में कितनी होती है, आपको पता है, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। बात समझ आई? लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है इनके साथ कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका अगर मुझे ग्राफ देखना है बेटा, तो जस्ट आपको रिलेशन देखना आना चाहिए ई वर्सेस आर। तो सरफेस तक जाओगे, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जाएगी। बोले तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर है। और इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। ये बेसिक ग्राफ आपको आनी चाहिए बेटा। बात समझ आ रही है कि हाइपरबोलिक ग्राफ कब होता है, पैराबोलिक कब होता है, एलिप्स कब होता है, स्ट्रेट लाइन कब होता है। बात समझ आ रही है ना। 1 बाई आर स्क्वायर कुछ ऐसे फॉर्म में आए तो वो उसका जो नेचर होता है कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होता है बेटा। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन बड़े लल्लू लाल होते हैं, जस्ट आपको रिलेशन देखना है बेटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट इज सेकंड गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा होगा, द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी रो विद एब्सोल्यूट टेंपरेचर T फॉर 3 डिफरेंट मटेरियल्स x y and z आर शोन इन द फिगर। आइडेंटिफाई द मटेरियल्स x y and z। आपको पूछ रहा है कि बताइए जो x y z है कौन से मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सा है ना, ये तीन अलग अलग ग्राफ को एक ही ग्राफ में पूछ लिया है। बात समझ आ रही? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ग्राफ जो प्लॉट कराया जाता है किसका, रेसिस्टिविटी वर्सेस एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ठीक है, तो मेटल्स के लिए इसका जो ग्राफ आता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। ये जो आपका एक्स मेटल होगा, मटेरियल होगा, और ये जो है आपको कॉपर को रिप्रेजेंट करेगा एक्स। बात समझ आ रही है, ये मेटल। ठीक है, उसके बाद नाइक्रोम के लिए जो इसका ग्राफ आता है सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन आता है और जैसे शिफ्ट हो गए ऐसा होती है आपका वाई हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ग्राफ जो कुछ ऐसा आएगा एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज द जेड। ठीक है, तो जेड आपका सेमीकंडक्टर हो जाएगा, एक्स आपके पास कॉपर हो जाएगा, और वाई आपके पास क्या हो जाएगा, नाइक्रोम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। रटने वाला क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज फर्स्ट गैस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डायमीटर कीपिंग अदर पैरामीटर्स लाइक लेंथ एंड टेंपरेचर आर कांस्टेंट। ठीक है, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, एल आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो जो होती है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि रो और एल आपके पास कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? तो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। इन फ्यूचर आपसे ऐसा भी तो पूछा जा सकता है। बात समझ आ रही है? तो आपको डिपेंडेंसी जस्ट मालूम होना चाहिए बेटा, है ना। अभी इसको फिलहाल कांस्टेंट रखा है, अगर मान लो कभी आर वर्सेस एल ग्राफ पूछ लेता तो आपको पता है इसका ग्राफ सीधा सीधा क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है, लीनियर। ठीक है, अब मेरे से यहाँ से किसका ग्राफ पूछा है, रेजिस्टेंस वर्सेस एरिया का अगर पूछता, बात समझ आ रही है, तो ग्राफ इसका कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आता। अब यहाँ पे एरिया की जगह उसने डायमीटर यूज किया, तो आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब रेडियस दे या डायमीटर दे तो एक ही बात है यार, डिपेंडेंसी देखना, तो इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, रेडियस वर्सेस डायमीटर। बात समझ आ रही है? तो इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये इसका नेचर हो जाएगा बेटा। जस्ट आपको डिपेंडेंसी देखना, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज फोर्थ का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास ये पूछा हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास कोई इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ मुझे बता दो क्या आएगा। तो जस्ट आपको डिपेंडेंसी देखनी है। अब आपको पता है यहाँ पे बायो-सावर्ट लॉ से जो अपन जनरल फार्मूला निकालते हैं तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो कितना होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और यहाँ पे होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बात समझ आ रही है? अगर इनफाइनाइट वायर है, दोनों इनफाइनाइट पे है, तो ये भी 90 और ये भी क्या हो जाता है बेटा, 90 90 हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 90 90 तो क्या होगा 1 प्लस 1 आया। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई, समझ रहे हैं कि नहीं, 4 पाई आर, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये आपको कट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। टोटल टाइम पास है यार, ये सब पूरा मामला कांस्टेंट है, तो यहाँ पे b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर। सिर्फ डिपेंडेंसी देखना था यार,
ठीक है, लेकिन फिर भी यार तुझे फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। हो सकता है कभी न्यूमेरिकल पूछ ले तो इसका जो ग्राफ आ जाएगा तो तुम समझ गए होगा व्यूअर्स से साथ कैसा आ जाएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा जस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं, डिपेंडेंसी देखना है, विल गेट योर आंसर। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन क्या है? द एनोड वोल्टेज ऑफ फोटो सेल इज केप्ट फिक्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज, देन द करेक्ट ग्राफ which shows the variation of photo current I with frequency mu of the incident light। मतलब सिंपल से पूछा हुआ है, मेरे से पूछ रहा है कि फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बता दो। तो मैं यार आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया जाता है कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से आपके पास जो चेंज होने वाली क्वांटिटी है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। आया समझ? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ आ रही है? इनको घटाओगे तो ये सारी चीजें जो है घटने बढ़ने वाली, बात समझ आ रही है। लेकिन जो आपके पास करंट होता है वो इसको बढ़ाने घटाने से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता, ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बात समझ आ रही है? इसको फर्क तब पड़ेगा जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, किसकी? फोटोन की। बात समझ आ रही है? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन अगर मैं बढ़ाऊंगा तो करंट मेरा क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे उतने अमाउंट में सर्किट में क्या होगा? करंट बनेगा। पता है क्यों? जितने अमाउंट में फोटॉन्स आएंगे उतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, और भागेंगे तो सर्किट में क्या होगा? करंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा बाबू। बात समझ आ रही है? तो इंटेंसिटी वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक करंट का अगर ग्राफ प्लॉट करो तो वो स्ट्रेट लाइन आता है सीधा सीधा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट यहाँ पे मेरे से फ्रीक्वेंसी वर्सेस, या मैं बोलूँ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ पूछा हुआ है, तो इसके लिए करंट क्या आ जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज द सेकंड। तो आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप गाइस ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ यार, इसके जितने भी ग्राफ आपको प्लॉट कराए जाते हैं उनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी ग्राफ आपको कराए जाते हैं याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछे गए, पूछे जा रहे हैं बार बार। ठीक है बेटा? ओके गाइस, चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। टाटा बाय बाय।